तो दोस्तों एक बार फिर से सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है। थोड़ी तकनीकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, 10 से 15 मिनट की जगह 20 से 25 मिनट हो गए। अपना जो नया टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा भाग 1। अब हम लोग भारत का संविधान का एक एक अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। कई सारे भागों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसका जो टाइटल है वो टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत और उसका राज्य क्षेत्र जो है उस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जिन अनुच्छेदों को हमको टच करना है वे है अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो भाग 1 भारत व उसका राज्य क्षेत्र कह सकते हैं, संघ या उसका राज्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 1 अब आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप टाइटल चाहें तो लगा सकते हैं, संघ भी लगा सकते हैं, भारत भी लगा सकते हैं, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, कई बार विद्यार्थी एक प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे सिलेबस में है या नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ कई जो मित्र जो रेट वाले हैं, पटवारी वाले हैं, वो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारे ये सिलेबस में है कि नहीं है। दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भले ही आपके सिलेबस में पर्टिकुलर नहीं दिखाई देती हो, लेकिन वहाँ से प्रश्न बनता है। और उनमें से एक चीज ये भी है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में उल्लेखित है संविधान के, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक दे रखा है। अनुच्छेद 1 से 4 तक ये उन कुछ चीज़ों में से है, उन प्रावधानों में से है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी दोस्तों आपके नमस्कार मुझे मिल रहे हैं, बस आप टॉपिक पर आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हो सकता है कि आपने पूर्व की जो क्लासेस कभी रही हो उसमें आप लोगों ने ये सब टॉपिक देख रखे हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले से कह दिया, पहले दिन से कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, हम लोग पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं नए सिरे से। और A to Z नए सिरे से पढ़ने का मतलब है उसमें कुछ बातों को हम लोग, नई बातों को, नए तथ्यों को, नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जितना डिटेल हो सकता है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से, हमको ये टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, टाइटल है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। आप यूं भी कह सकते हैं भारत व उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों पहला अनुच्छेद स्टार्ट कर रहे हैं और यह है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत लोग इसको बड़ा उपेक्षा का भाव रखते हैं, अक्सर इसमें गंभीरता का, सीरियसनेस का अभाव पाया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है इस अनुच्छेद को आप उपेक्षित ना करें, बहुत ढंग से देखिएगा। बड़े अच्छे अच्छे सवाल छिपे हुए हैं, 2-3 लाइनें जरूर इसमें लिखी भी है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे बना देते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको समझें। अनुच्छेद 1 क्या लिखा हुआ है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए इसमें जो बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वो हूबहू आपके सामने रखी जाएगी। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वैसा भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ सके कि संविधान में वाकई में क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं पहले आसान शब्दों में आपको सारी चीज़ें रख देता हूँ। आपको जब समझ में आ जाएंगे आसान शब्द, तो इसके बाद में हम किताबी भाषा जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। यही तो है नए सिरे से, नए तरीके से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। और भी बातें लिखी हुई है, लेकिन फिलहाल इस पर बात करेंगे। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत shall be union of the states। अब कई सारे मित्र मुझे कल भी कह रहे थे कि सर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं सर आप केवल और केवल हिंदी बोले। तो देखिए दोस्तों,
हम मेरा खुद का माध्यम हिंदी है, चिंता मत कीजिएगा। अंग्रेजी जितना बोलना जरूरी होगा वहाँ बोलनी ही पड़ेगी। अंग्रेजी की टेक्निकल टर्म बोलनी ही पड़ेगी। और जो हमारे हिंदी माध्यम के जो मित्र लोग हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भले ही चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, लेकिन टेक्निकल जो टर्म्स हैं, जो तकनीकी जो शब्द हैं, वो आपको अंग्रेजी भाषा में भी मालूम होने चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं दोस्तों, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फोकस करना जरूरी है। ये अनुच्छेद 1 वह अनुच्छेद है जो भारत के नाम को बतलाता है। नाम क्या है? भारत है, भारत का नाम इंडिया है, भारत तथा इंडिया दोनों है या कुछ और भी है? भारतवर्ष भी है क्या? कुछ लोगों ने कहा भारत, कुछ ने कहा नहीं आर्यवर्त, कुछ ने कहा भारतवर्ष, कुछ ने कहा हिंदुस्तान, कुछ ने कहा हिंद। सारे शब्दों का प्रयोग भारत के लिए किया जाता रहा है। भारत शब्द बोला जाता है, इंडिया शब्द बोला जाता है, आर्यवर्त बोला जाता है, भारतवर्ष बोला जाता है, हिंदुस्तान शब्द बोला जाता है, हिंद शब्द बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शब्द लिखा हुआ है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सोनू कह रही दोनों भाषा का प्रयोग कीजिए, मैं कोशिश इसी का कर रहा हूँ। हाँ मोमराज जी, उद्देश्य का अब पूरी हो गई, 2 घंटे 2.5 घंटे में तो पूरी कर ही लेनी चाहिए। कभी वो दौर भी था कि जब हम प्रस्तावना को 15 मिनट में पढ़ते थे, फिर पढ़ते पढ़ते आधे घंटे में आए, फिर पौन घंटे में आए, और इस बार जो टॉपिक प्रस्तावना का कंप्लीट किया 2 घंटे और 20 मिनट लगे हैं, तो अब तो कंप्लीट कर ही देना चाहिए। चलिए इस पर आइए। पहला प्रश्न दोस्तों यही है, सीधा प्रश्न आएगा, भारत के संविधान में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो आंसर भी मैं साथ साथ में दे देता हूं। भारत के संविधान में भारत के लिए भारत तथा इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिए, भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। याद आपको ये रखना है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत, हिंद, आर्यवर्त या भारतवर्ष, ये सब शब्द हम लोग भारत के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए नहीं किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये सब शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए नहीं प्रयुक्त किए गए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप संविधान सभा की बहस को देखेंगे, संविधान सभा की बहस यानी 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 24 जनवरी 1950 तक जो डिस्कशन हुआ, जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों के बीच में जो वाद विवाद हुआ, जो डिबेट हुई, उस डिबेट को अगर आप देखेंगे तो उन डिबेट में इन शब्दों का प्रयोग भारत के लिए किया गया है। कई सारे मेंबर्स ने कहा कि नहीं ये शब्द होने चाहिए, किसी ने कहा हिंदुस्तान होना चाहिए, किसी ने कहा भारत होना चाहिए। ऐसे लोगों की बहुत सारी संख्या है, इस वजह से लिखवाई नहीं जा रही है। 1 से 10 तक की संख्या है जिन लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग भारत के संदर्भ में किया। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, ये शब्द सुनने में अच्छे लग सकते हैं, हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल हैं, भावुक हो, इसलिए आपको आर्यवर्त उसकी विस्तृतता के आधार पर, हमारे पुराने इतिहास के आधार पर आपको भारतवर्ष जैसा शब्द भी अपील करता हो। लेकिन दोस्तों, ये सब शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए। एक रोचक मैं जानकारी आपको और देना चाह रहा हूँ। संविधान सभा की अगर आप बहस को देखेंगे और भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप को अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। पहली बार जब संविधान का मसौदा जब तैयार किया गया, जब प्रारूप तैयार किया गया, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में केवल अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के लिए इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया गया। सीधा लिखा हुआ था इंडिया शैल बी
यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इनिशियल स्टेज में भारत शब्द लिखा हुआ नहीं था, क्या लिखा था? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इतना ही लिखा हुआ था। लेकिन फिर खूब सारे मेंबर्स ने इस बारे में ये कहा कि नहीं नहीं, भारत शब्द का उल्लेख किए बिना तो हम संविधान को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, भारत का तो उल्लेख करना ही पड़ेगा। नामकरण आप लोग जानते हैं, यूं तो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बहुत कुछ रखा है। जब देश की बात आए तो फिर बहुत सारे मेंबर्स के कहने पर हमने दोनों शब्द लिख दिए, भारत और इंडिया। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आज के दिन संविधान में ये लिखा हुआ है। इवन दोस्तों, अगर हम लोग इस पूरी बहस को देखेंगे जो संविधान सभा में हुई, उस बहस में तो यहाँ तक कहा गया कि चलिए अब इंडिया के बाद में आपने नाम भारत भी जोड़ दिया है, तो एक आप काम करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दीजिए, क्या? भारत, आगे क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में इंडिया, भारत तथा अंग्रेजी में जिसे इंडिया कहते हैं राज्यों का संघ होगा। ऐसा भी सुझाव दिया गया। ऐसा सुझाव देने का पीछे उद्देश्य यह था कि हमारा नाम तो भारत है, लेकिन दुनिया भर में या अंग्रेजी भाषा में इसे इंडिया कहा जाता है, इसलिए ऐसा लिख दो, भारत तथा अंग्रेजी में इंडिया। अंग्रेजी भाषा शब्द का उल्लेख करने की बात अनुच्छेद 1 में सुझाव के रूप में रखी गई। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये सब बातें बंद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना लिखा जाएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। कई सारे मित्र ये कहते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ या भारत लिखा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भारत के लिए भारत और इंडिया शब्द तो लिखा हुआ है, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ है, भारत या इंडिया? आपका ये जो प्रश्न है दोस्तों, आपका ये, विनोद जी मुझे प्रश्न दिखाई दे रहा है अभी, आपका मैं जवाब दूंगा। आपका ये जो प्रश्न है कि पहले इंडिया लिखा हुआ या भारत लिखा हुआ है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, हमारे संविधान सभा में भी इस बात को लेकर बहस हुई। और किस बात को लेकर बहस हुई? बहस इस बात को लेकर हुई कि इंडिया जो शब्द है वो बाद में आना चाहिए, भारत शब्द पहले आना चाहिए। यस, इस बात को लेकर बहस हुई। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और जो हिंदी में हमको दिखाई देता है वो तो ट्रांसलेटेड है, वो तो अनुवादित है। हमारा जो मूल संविधान है वो तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और मैंने शायद आपसे कल भी बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अंतिम बार जब अपने कुछ शब्द बोले, तब उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे बहुत दुख होता है कि हमने जो संविधान का निर्माण किया वो भारतीय भाषा में तैयार नहीं किया, भारतीय भाषा में निर्माण उसका नहीं किया, भारतीय भाषा में हमने नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा। अंग्रेजी में दोस्तों यही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया पहले लिखा हुआ है, भारत शब्द का उल्लेख बाद में। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी हिंदी में भारत पहले आ रहा है और अंग्रेजी में इंडिया पहले आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी जो वर्जन है उसी में हमारा संविधान लिखा गया और वहां इंडिया शब्द ही पहले है। खैर, इन सब चीजों को छोड़िए, आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है और इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। ये बात आपको याद रहेगी। मुझे आप लोगों के प्रश्न दिखाई दे रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में है, हरीश जी प्रश्न पूछ रहे हैं। हरीश जी, फिर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पुराने वीडियोज़ हमारे देखिए, हमने बहुत ढंग से बात करी है। जब संविधान सभा पर बात कर रहे थे, मैंने एकदम क्लियर बताया था कि हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मैंने कल भी बताया था कि राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर पीड़ा भी व्यक्त की कि हमने भारतीय भाषा में नहीं लिखा। मैंने आपको ये भी बताया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर जब हस्ताक्षर किए, 3 कॉपीज़ पे किए गए, एक इंग्लिश में किए गए, एक इंग्लिश में जो संविधान लिखा हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए गए, दूसरी कॉपी भी अंग्रेजी की थी, लेकिन साथ साथ में हर पेज के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई थी तो वो भी अंग्रेजी, और एक तीसरी कॉपी जो थी वो हिंदी में ट्रांसलेटेड थी, हिंदी में संविधान लिखा नहीं गया, उसका अनुवाद किया गया था, तो अंग्रेजी में ही संविधान लिखा गया। मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुराने वीडियोस जो पिछले सप्ताह भर से चल रहे हैं उनको देखें, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ तक ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा ये शब्द
इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो शब्द हैं ये अपने को बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगा। भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारत राज्यों का संघ है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का संघ है। दोस्तों दो शब्द आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सुरेश जी कह रहे हैं राज्य शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? सुरेश जी आपका प्रश्न ही गलत है। भारतीय संविधान में 50 से ज़्यादा अनुच्छेद ऐसे होंगे जिसमें राज्य शब्द का उल्लेख है। आपका प्रश्न ये होना चाहिए राज्य शब्द को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 50 से भी ज़्यादा अनुच्छेदों में उल्लेखित है, 50 से भी ज़्यादा। प्रश्न क्या होना चाहिए? राज्य शब्द को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो जरा देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स। दोस्तों हम सब बार बार इस बात को कहते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है संघात्मक और एक होती है एकात्मक। संघात्मक के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है फेडरल गवर्नमेंट, और एकात्मक शासन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन किसे कहते हैं? जहां संघ सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व हो, जहां संघ और राज्यों के बीच में विषयों का यानी कार्यों का बंटवारा हो, उसे हम लोग संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और एकात्मक किसे कहते हैं? जहां पूरे देश की एक ही सरकार हो, किसी भी प्रकार की कोई राज्य सरकार नहीं हो। जब राज्य सरकार ही नहीं होगी तो उसके बीच कार्यों का बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे ढांचे को हम लोग क्या कहते हैं? एकात्मक शासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, और वो ताज्जुब इस बात को लेकर होगा कि संघात्मक व्यवस्था भारत में है लेकिन संघात्मक शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। We have federal system of the government in India, but there is no clear-cut provision related to federal system of the government in the Constitution of India. संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ नहीं है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कितनी अजीब सी बात है। ये बात क्लियर हो गई। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे दोस्तों? एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? भारत है विकल्प 1 संघात्मक, नंबर 2 एकात्मक, नंबर 3 राज्यों का संघ, नंबर 4 अर्ध संघ। मैंने आपसे प्रश्न पूछा भारत क्या है? नंबर 1 संघात्मक, नंबर 2 एकात्मक, नंबर 3 राज्यों का संघ, नंबर 4 अर्ध संघ। अगर दोस्तों आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब देना है भारत राज्यों का संघ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में संघात्मक ढांचा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होने के कारण संघात्मक होते हुए भी हम क्या लिखेंगे? राज्यों का संघ लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एकदम सही कह रहे हैं कालू जी कि इसका आंसर 3 है। संतोष जी आपने भी आंसर सही दिया, इसका आंसर 3 ही है। सुलोचना जी कह रहे हैं कि राज्यों का संघ है। ऑब्वियसली पुष्पा जी कह रहे हैं राज्यों का संघ है। बहुत अच्छा लगा, राज्यों का संघ है। जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं संघात्मक, जी नहीं, भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि संघात्मक ढांचा या संघात्मक शासन जैसे शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर रखा है। यहां तक ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे भी बढ़िया प्रश्न, और इससे भी बढ़िया प्रश्न क्या है? भारत राज्यों का संघ है,
शब्द लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है फेडरेशन। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है यूनियन। इन दोनों का हिंदी में अनुवाद संघ ही होता है। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है फेडरेशन, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है यूनियन, हिंदी में अनुवाद संघ ही होता है। तब दोस्तों आप मुझसे फिर प्रश्न पूछोगे, और वो प्रश्न आपका क्या होगा कि जब फेडरेशन और यूनियन दोनों शब्दों का हिंदी में अर्थ संघ ही है, तो हमारे संविधान निर्माता अगर चाहते थे तो ये भी लिख सकते थे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। फेडरेशन भी तो लिख सकते थे, पर उन्होंने फेडरेशन शब्द नहीं लिखा, उन्होंने यूनियन शब्द लिखा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अनुच्छेद 1 में और कोई प्रश्न बन नहीं सकता। हमने फेडरेशन शब्द नहीं लिखा दोस्तों, हमने कौन सा शब्द लिखा? यूनियन शब्द लिखा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों। और क्या फर्क पड़ता है जरा देखिएगा। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी से पहले भारत कई सारे प्रांतों में बटा हुआ था। हमारे देश में कई सारी रियासतें थी, सैकड़ों रियासतें थी, 562 के करीब रियासतें थी। उन सारी रियासतों को, उन सारे प्रांतों को मिलाकर हमने भारत की स्थापना की थी, ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो जब बहुत सारी इकाइयों को हम लोग मिला रहे थे, जब इन इकाइयों को मिलाया जा रहा था, किसी भी इकाई के मन में बाद में 10 साल बाद में, 20 साल बाद में, किसी भी राज्य के मन में ये नहीं आ जाए कि वो इससे अलग हो जाए। फेडरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है उस राज्य को, उस प्रदेश को, उस इकाई को अलग होने का अधिकार है। एक्चुअली में फेडरेशन समझौते का परिणाम है। बहुत सारे राज्यों में आपस में कुछ बातों को लेकर समझौता होता है, और उस समझौते के फलस्वरूप जिस संघ की स्थापना होती है उसे हम लोग फेडरेशन कहते हैं। भारत किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक यूनियन है, और यूनियन होने का मतलब है जो भी इकाई भारत में आकर मिली सो मिली, कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत समझौते का परिणाम है। दोस्तों, जो दोस्त लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। सीधा आपसे प्रश्न पूछेंगे, भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या तात्पर्य है? तो मैं धीमे धीमे बोल देता हूं। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, इसका सीधा सा मतलब है भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या कह रहा हूं? भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, एक। और दूसरा इसका मतलब है कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती है, यानी भारत एक अनश्वर संघ है। यस, भारत एक अनश्वर संघ है, इसका मतलब है भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। थोड़ा भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स है का क्या मतलब है? इसका पहला मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य भारत से इसका पहला मतलब हुआ भारत किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। और इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि भारत से कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती है। भारत एक अनश्वर संघ है। अनश्वर यानी जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर मैं जब भी बातचीत करता हूँ, यस अनिता जी सही कह रहे हैं कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, एकदम सही है। मैं जब भी बातचीत करता हूँ तो मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि यूनियन का मतलब क्या हुआ। यूनियन एक ऐसे समुद्र की भांति है जिसमें बहुत सारी नदियों का पानी आकर मिल गया है। यूनियन का मतलब एक ऐसा समुद्र जिसमें बहुत सारी नदियों का पानी आकर मिल गया है। कोई नदी 4 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में ये कहे कि मेरा पानी वापस दो समुद्र में से, ये संभव नहीं है। तो भारत भी
भारत भी एक ऐसे यूनियन की भांति है, भारत भी एक ऐसे समुद्र की भांति है। जिस तरह से समुद्र से कोई नदी अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से भारत रूपी यूनियन से भी कोई इकाई अलग नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका मतलब ये है। दोस्तों, मैं एक रोचक जानकारी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, रॉकी जानी ने इस शब्द का प्रयोग किया, एकदम सही किया आपने रॉकी जी। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्य मतलब राज्य आकर मिल गए, और अविनाशी संघ मतलब अब उससे अलग नहीं हो सकते। एकदम अप्रोप्रिएट शब्द है, बहुत बढ़िया। विनोद कुमार जी, मैंने आपका प्रश्न ध्यान में रखा है कि संविधान में राजस्थान का नाम किस अनुच्छेद में है? सर, संविधान में राजस्थान का नाम किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। आपने अनुच्छेद पूछा है, इसलिए मैंने जवाब दिया है। संविधान में राजस्थान का नाम किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद में राज्यों के नाम, बहुत कम राज्यों के नाम है। जैसे किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो उसका उल्लेख जरूर अनुच्छेद में होता है। जैसे सिक्किम है, जैसे गोवा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, जैसे नागालैंड है, जैसे मिजोरम है, जैसे कुछ और भी राज्य हैं, उनके विशेष प्रावधान किए गए, इसलिए संविधान में उल्लेखित हो गए। ठीक इसी प्रकार से किसी राज्य में जैसे एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना जरूरी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय मंत्री नियुक्त करना जरूरी है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय मंत्री नियुक्त करना जरूरी है, ठीक है, झारखंड में जनजातीय मंत्री नियुक्त करना जरूरी है, उड़ीसा में जनजातीय मंत्री नियुक्त करना जरूरी है। तब वहां पर उन राज्यों के नाम का उल्लेख आया। हर राज्य के नाम का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में हो जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, क्योंकि इनके लिए विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 371 के तहत। आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि इनके लिए विशेष प्रावधान है। ABCD 371 ABCDEFGHIJ तक देखेंगे तब आपको इन राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान होने के कारण इनका उल्लेख है। लेकिन राजस्थान का नाम किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, DK जालोरी जी कहते हैं अनुसूची में होता है। यस, राज्यों का नाम अनुसूची में होता है। मैं इसी टॉपिक पर जस्ट अभी आने वाला ही था। हाँ, किरण कह रही जैसे जम्मू कश्मीर अब तो था हो गया, अनुच्छेद 370 का अधिकांश जो भाग है वो समाप्त कर दिया गया है। तो अब टॉपिक पर आ जाए। यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द से आप लोग परिचित हो गए। अब दोस्तों, मैं एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा फैक्ट आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं जो अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स। मैंने कहा फेडरेशन और यूनियन दोनों का अर्थ संघ ही होता है अंग्रेजी का हिंदी में, लेकिन रात दिन का फर्क है। फेडरेशन अगर हम लोग लिखते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, तो इसका मतलब कोई भी राज्य भारत से क्या हो सकता था? अलग हो सकता है। इसका मतलब इतना फर्क आ जाता है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन ही लिखा। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, और प्रश्न ये आपको पूछना चाहिए मुझसे, और वो क्या प्रश्न पूछना चाहिए कि मैंने कहा कि भारत एक यूनियन है क्योंकि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ऐसा मैंने कहा। फिर मैंने ये भी कहा कि भारत एक यूनियन है, इसका मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए था, और वो प्रश्न क्या है? जितनी भी देशी रियासतें हैं जो भारत में अपना विलय किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन के नेतृत्व में किया। दोस्तों, याद है आप लोगों को, ये सारी देशी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेशन। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये विलय पत्र क्या था? इन विलय पत्र में उस देशी रियासत का भारत की सरकार के साथ एक समझौता ही तो हुआ था। इन समझौते में क्या क्या था? हमने, भारत सरकार ने इन समझौते में राजा महाराजा को ये कहा कि आप स्वतंत्रता के बाद में भी, संविधान लागू होने के बाद में भी आप राजा रहेंगे, आप महाराजा रहेंगे, आपको हम पेंशन देंगे, आपको हम लोग प्रिवी पर्स देंगे। तो इनके बीच में एक डील हुई थी, समझौता हुआ था। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं का विजन देखिए, उनकी दूरदृष्टि देखिए
कि उन्होंने देशी रियासतों के साथ समझौता करने के बावजूद भी फेडरेशन शब्द नहीं लिखा, यूनियन शब्द ही लिखा, क्योंकि वो दूरदृष्टि थी उनकी। उनको मालूम था कि फेडरेशन लिख देने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब मैं दोस्तों आपके सामने एक शब्द को, एक व्यक्ति का नाम जो शेयर करना चाहता हूँ। ये जो अनुच्छेद 1 है जिसमें हमने लिखा कि राज्यों का संघ और यूनियन लिखा हुआ है, इस यूनियन की जगह पर फेडरेशन शब्द, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग लिख दीजिए, कभी भी नहीं लिखवाया ये शब्द, ये तथ्य कभी भी नहीं लिखवाया। आप लिखिए, महबूब अली बेग ने अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, महबूब अली बेग ने अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन शब्द के स्थान पर, यूनियन शब्द के स्थान पर फेडरेशन शब्द लिखने का संशोधन रखा था। यूनियन शब्द के स्थान पर फेडरेशन शब्द लिखने का प्रस्ताव रखा था, संशोधन रखा था। उन्होंने कहा यूनियन की जगह पर क्या शब्द होना चाहिए, फेडरेशन शब्द होना चाहिए। ये रखने वाले कौन थे, महबूब अली बेग थे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है। यूनियन की जगह फेडरेशन शब्द लिखने की बात किसने कही, महबूब अली बेग ने कही। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने शेयर किया गया, तो आपको याद रहेगा। हाँ पायल, एकदम, ये राज्यों के साथ एक तरह से डील ही थी, एक समझौता ही था। चलिए हम इस टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने कहा इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा है मैंने। अब आप मुझसे कहेंगे कि इस पर बात बार बार क्यों कर रहे हैं। इस पर बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सारे प्रश्न देख रहे हैं, देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा। ये जो लिखा हुआ है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो स्टेट शब्द लिखा हुआ है इस पर ऑब्जेक्शन हुआ। बोला कि स्टेट शब्द मत लिखिए, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य शब्द मत लिखिए, राज्य की जगह प्रदेश शब्द लिखिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों से मौलिक अधिकार जब टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब आप लोगों को अनुच्छेद 12 पर जरूर विचार विमर्श करेंगे, और अनुच्छेद 12 पे जब विचार विमर्श करेंगे तब आपको बताया जाएगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। फिर जब हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब अनुच्छेद 36 को जानेंगे, उस समय भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अलग अलग अनुच्छेद में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया और उसके मतलब अलग अलग है। यहां पर जो राज्य शब्द का मतलब क्या है, राज्यों का संघ होगा, मतलब राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, ऐसे खूब सारे राज्य मिलकर एक संघ बनेगा जिसका नाम इंडिया होगा। ये मतलब हुआ ना। मैं वापस बोलूं, मैंने कहा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। तो राज्य का क्या मतलब है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, यही राज्य हुए। संविधान सभा में इस बात को लेकर बहस हुई, उन्होंने कहा राज्य सही शब्द नहीं है, राज्य की जगह क्या लिख दीजिए, प्रदेश लिख दीजिए, ऐसा कहा गया। और किसने कहा, नोट करिएगा सब लोगों से, इंग्लिश में प्रदेश शब्द को क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया, अंकित ने प्रश्न पूछा। प्रदेश को तो प्रोविंस बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन प्रोविंस शब्द का नहीं बोला उन्होंने बोला प्रदेश शब्द लिख दीजिए। और ये किसने कहा, आप लोग लिखिएगा, संविधान सभा में एच वी कामत ने, संविधान सभा में
एच.वी. कामत, जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट रख रहे हैं। एच.वी. कामत ने अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्य शब्द के स्थान पर, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्य शब्द के स्थान पर प्रदेश शब्द उल्लेखित करने का प्रस्ताव रखा था। राज्य शब्द के स्थान पर प्रदेश शब्द उल्लेखित करने का प्रस्ताव रखा था। किसने लिखा? एच.वी. कामत ने, कि प्रदेश होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। भारत भी एक राज्य है, आप याद कीजिएगा पहले दिन की क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है। तो राज्यों का संघ कैसे हो गया, ऐसा एच.वी. कामत कहते हैं। तो भारत को यूं कह दीजिए, क्या कह दीजिए? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ प्रदेशास, यूनियन ऑफ प्रदेशास। ऐसा किसने कहा? एच.वी. कामत ने। याद रहेगा, एच.वी. कामत ने अनुच्छेद 1 में राज्य शब्द की जगह पर क्या लिखने की बात कही? प्रदेश बात लिखने की बात कही, लेकिन उनका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ें। ये सब बातें आपको समझ में आ रही है? थोड़ा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन पहले से ही कह दिया गया कि इस तरह से वापस आप लोगों के बीच में जो आया जा रहा है उसके पीछे कारण यही है कि पॉलिटी नए सिरे से पढ़नी है, नए तरीके से पढ़नी है, नए फैक्ट के साथ पढ़नी है। तो ये जो बातें हैं ये पहली बार रखी जा रही है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को जरूर नोट करिएगा, ठीक है? चलिए, भारत राज्यों का संघ। तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है? ये जो भारत संघ है, इसका जो टेरिटोरी है, भारत का मतलब क्या है? भारत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के राज्य क्षेत्र को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? निशा कह रही है हाँ सर, ऐसे बोल कर लिखा दे। ठीक है निशा जी, जो बातें महत्वपूर्ण होगी, जो बातें नई होगी, जहां से अच्छा प्रश्न बन सकता, उसको मैं इसी तरह से नोट डाउन करवा दूंगा। भूपेश जी, यू मेक ऑल सो इजी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र भी परिभाषित किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। भारत का राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। आप मुझसे पूछोगे कि अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को कैसे परिभाषित, तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने अनुच्छेद 1 रखूंगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब होता है राज्य, यानी वही प्रदेश। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। और भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं ऐसे प्रदेश जो हम लोग एक्वायर करें, जो अर्जित प्रदेश होते हैं, वो सब भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, चिंता मत कीजिए। भारत का राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है? भारत के राज्य आते हैं, भारत का संघ शासित प्रदेश आता है और अर्जित किए हुए प्रदेश आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है और मुझे लगता है, हाँ भाविया जी एकदम सही कह रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रश्न जब आएगा तो किस तरह से आएगा? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है नंबर 1 सभी राज्य, नंबर 2 सभी संघ शासित प्रदेश, नंबर 3 सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेश। तो विद्यार्थी सोचता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश है, यही तो भारत है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है अर्जित किए हुए प्रदेश, एक्वायर प्रदेश। तो भारत के राज्य क्षेत्र में ये तीनों चीजें आती हैं, इसको भी ध्यान रखना। आज के दिन हमारे पास कोई अर्जित किया हुआ प्रदेश नहीं है, ना कभी था, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में वो शामिल जरूर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। गणेश जी पूछ रहे हैं कि सर अर्जित प्रदेश क्या होता है? देखिए, जिसको हमने ना तो
राज्य में शामिल किया और ना ही संघ शासित प्रदेश में शामिल किया, और उस पर फिर भी भारत सरकार शासन कर रही हो, तो ऐसे प्रदेश को हम लोग अर्जित प्रदेश कह सकते हैं। फिलहाल हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई अर्जित प्रदेश नहीं है। धर्मेंद्र जी, मैंने जवाब दे दिया। अर्जित प्रदेश का मतलब जो राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों में नहीं आए और फिलहाल हमारे कंट्रोल में हो, फिलहाल हमारे नियंत्रण में हो, उसे हम लोग अर्जित प्रदेश कहते हैं। क्लियर? ये तो हुआ अनुच्छेद 1। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने अनुच्छेद 1 को एज इट इज रख रहा हूं। इसको मैंने इसलिए रखा ताकि आपको बातें समझ में आ सके। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसको हमने पढ़ लिया। एज इट इज अनुच्छेद 1 वाकई में क्या है उसको आपके सामने रखा है, तो इसको जरा देखिएगा। फिर राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। दोस्तों, जब हम लोगों ने अनुसूचियां टॉपिक पढ़ी थी, तब आपको पहली अनुसूची में क्या बताया था? पहली अनुसूची में आपको यह बताया था, विनोद जी कह रहे हैं कि संघ शासित प्रदेश तो लिखा हुआ पढ़ा, लेकिन अनुच्छेद 1 में संघ शासित प्रदेश लिखा हुआ, ये पहली बार पढ़ा रहे, क्या बात कर रहे हैं? ये तो लिखा हुआ ना, मैं आपको एज इट इज अनुच्छेद 1 आपके सामने रख लिया है। अंकित कह रहे हैं अर्जित प्रदेश जैसे पहले असम अर्जित प्रदेश था राज्य बनने से पहले। अंकित जी, ये तो मैंने पहली बार सुना, ये आप कहाँ से लेकर आए? सर, पीओके हैं। पीओके कैसा क्षेत्र है? पीओके तो अपना जम्मू कश्मीर का राज्य, हमारा भाग है भाई। पीओके अर्जित क्षेत्र थोड़ी है, पीओके तो हमारा हिस्सा है। यस, अंकित जी ने कहा जैसे सिक्किम इनिशियल स्टेज में, जब सिक्किम, अभी बात करेंगे सिक्किम के बारे में, वो अर्जित प्रदेश के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वो उस समय ना तो राज्य था न संघ शासित प्रदेश था। हमने उसको एसोसिएट स्टेट बनाया था, उस पर बात करेंगे, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। देखिए, अनुसूची जब 1 आपको बताई गई, तब दोस्तों आपको बताया गया कि अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में भारत के राज्यों का उल्लेख है। अनुसूची 1 में भारत के संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अब जरा देखिए, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए, आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हर अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। ऐसे कोई अनुसूची लटक नहीं रही है। जैसे ही 395 अनुच्छेद समाप्त होते हैं, उसके बाद एक एक करके अनुसूची आती है 1 से 12 तक। हर अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। तो अनुसूची जो 1 है वो डायरेक्टली अनुच्छेद 1 से जुड़ी हुई है, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है? साफ लिख दिया, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य प्रदेश जो अर्जित किए जाए। यानी अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का नाम क्या होगा। अनुच्छेद 1 में यह भी उल्लेखित है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित भी किया गया है, और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या बातें आती है, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रहेगा दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट से परिचय करवा रहा हूं। दोस्तों, याद कीजिएगा, कल हम लोगों ने जब प्रस्तावना टॉपिक पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। मैंने कहा प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। और फिर दोस्तों आप याद कीजिएगा, मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो शब्द लिखे हुए हैं, इसका मतलब है, 2 मतलब है इसके। एक, भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और दूसरा, भारत में जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम जो पावर है, वो जनता में निहित है। इसका मतलब ये होता है, ऐसा मैंने कहा था। अब दोस्तों आपको एक नया फैक्ट लिखवा रहा हूं, और नया फैक्ट क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में या प्रस्तावना में या किसी भी अनुसूची में यह लिखा हुआ नहीं है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ, किसी भी अनुसूची में नहीं लिखा हुआ है, ना प्रस्तावना में लिखा है। हाँ, प्रस्तावना में यह जरूर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका हम मतलब ये निकालते हैं,
इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि भारत में जनता सर्वोच्च है। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में ये बातें कही है, ये मतलब निकालते हैं। संविधान सभा में एक सदस्य थे महावीर त्यागी, मैं अभी नोट करवाऊंगा। महावीर त्यागी, उन्होंने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आगे जाकर इस बात को लेकर बहस हो सकती है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है। अभी तो हम कह रहे हैं कि जनता के पास है, और प्रस्तावना में हम लोग इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लिख भी रहे हैं। तो उन्होंने, जब महावीर त्यागी ने कहा कि जब हमको ये पता है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है, तो फिर आप संविधान में ये लिख क्यों नहीं देते हो? संविधान में लिख दो ना कि भारत में अंतिम सत्ता जो है जनता के पास है, लिख दो। आप अप्रत्यक्ष रूप से क्यों लिख रहे हो, संकेत के रूप में क्यों लिख रहे हो? महावीर त्यागी, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। संविधान सभा में लिखिए, लिखिए, संविधान सभा में महावीर त्यागी ने अनुच्छेद 1 में, महावीर त्यागी ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। ये प्रस्ताव किसने रखा था? महावीर त्यागी ने रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। तो ये बात आपको याद रहेगी। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी, ये प्रस्ताव किसने रखा था? तो महावीर त्यागी ने रखा था। तो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाएगा आपके लिए। ये तो हो गया अब अनुच्छेद 1। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? अभी एज इट इज आपके सामने रखा जाएगा। पहले आसान भाषा में समझ लीजिए, फिर संविधान में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको मैं बता दूंगा। अनुच्छेद 2 में ये लिखा हुआ है कि ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है, जो हमने अनुच्छेद 1 के अंतर्गत पढ़ा है, इस भारत के राज्य क्षेत्र में यदि कोई बाहर का प्रदेश, अनुच्छेद 1 में जो राज्य क्षेत्र परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 2 में लिखा है कि इस भारत के राज्य क्षेत्र में यदि कोई बाहरी प्रदेश अगर शामिल करना है, तो बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। क्या है अनुच्छेद 2 में? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 2 में। आप कहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए, ये है, समझ लीजिए, अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत। आज के दिन इस भारत में 28 राज्य हैं। आज के दिन इस भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इस भारत में यदि कोई बाहर का प्रदेश शामिल करना है, तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 2 में। बस इतना ही पढ़ना है। किसी बाहर के प्रदेश को, जैसे समझ लीजिए पाकिस्तान के किसी प्रांत को हम भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 2 में लिखी हुई है। और दोस्तों क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? केवल 2 बातें हैं।
बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया कौन करेगा? संसद करेगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब देखिएगा, आपके सामने अनुच्छेद में 2 रख रहा हूं एज इट इज, ये साफ साफ देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद, ये साफ लिखा हुआ है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। संसद के पास इस बात का पावर है कि वो शर्तें तय करके किसी भी बाहर के प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। कौन करेगा? संसद करेगी। भारत में बाहरी को अपनी शर्तों पर, साफ साफ लिखा, निर्बंधन और शर्तें, लिमिटेशंस एंड कंडीशंस, दोनों शब्दों का उल्लेख कर रखा है। संसद को इस बात का पावर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई हो गई। केली कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 2 को निरस्त कर दिया गया है। अरे किसने कहा निरस्त कर दिया गया है? किसको निरस्त किया गया उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। चलिए, तो 2 इतना ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 3 की। दोस्तों, अनुच्छेद 3 काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना। भारत का जो राज्य क्षेत्र है, ये भारत 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश, ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है, इस भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कोई परिवर्तन करना है, इस भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कोई परिवर्तन करना है, तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यदि कोई परिवर्तन करना है तो उस प्रक्रिया का उल्लेख कहां कर रखा है? अनुच्छेद 3 में कर रखा है। हरि भगवान कह रहा है कि सर निर्बंधन, निर्बंधन का मतलब कंडीशन, किसी बाहर के प्रदेश को अगर हम लोग भारत में शामिल करना चाहते हैं तो हमारी कुछ कंडीशंस हो सकती है, उन कंडीशंस को हम लोग निर्बंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसको जरा देखें, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख भी दीजिए, अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है। सुशीला जी कह रहे हैं कि 9 संघ शासित प्रदेश हैं, कैली भी कह रहे हैं 9 संघ शासित प्रदेश हैं। 9 किस हिसाब से कह रहे हैं? दमन और दीव, दादर और नगर हवेली एक हो गए। आपको आइडिया नहीं है क्या दोस्तों? आप थोड़ा सा अपडेट रहिए। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों का मर्ज कर दिया गया है। अब दोनों एक ही संघ शासित प्रदेश है, अलग से नहीं है। ध्यान रखो आप, कैसे काम चलेगा। चलिए, तो अनुच्छेद 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? नए राज्य का गठन, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि। अभी आपको एज इट इज बता देंगे। किसी राज्य की सीमा में वृद्धि, किसी राज्य की सीमा में कमी, और लास्ट में क्या है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। इन सारी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना।
अनुच्छेद 2 बाहरी प्रदेश और अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाले प्रदेश। क्या क्या परिवर्तन? नए राज्य का गठन कर सकते हो, उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में। राज्य की सीमा में परिवर्तन, प्रक्रिया 3 में। सीमा में वृद्धि 3 में। सीमा में कमी करना, उसका भी उल्लेख अनुच्छेद 3 में। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हो तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख भी अनुच्छेद 3 में है। हाँ, मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि 8 संघ शासित प्रदेश है। तो मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपडेट रहें। मैंने लगातार क्लासेस में कहा है, आप लोग पुराने वीडियोस देखते रहें। पिछले 7 दिन से आ रहा हूँ आपके बीच। दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, दादर व नगर हवेली दोनों एक हो गए हैं। इस वजह से अब 8 ही संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई, नोट डाउन भी कर लिया होगा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये सारे परिवर्तन कैसे होंगे इसका उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2A क्या है अभी अलग से पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 3 में ये सब परिवर्तन होंगे, ये तो बात ठीक है। अनुच्छेद 3 में ये सब परिवर्तन होंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन परिवर्तन होंगे कैसे, तो क्लियर करना चाहता हूं। अभी आपको ओरिजिनल अनुच्छेद भी बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारे परिवर्तन कौन करेगा? संसद करेगी। यानी अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हैं और आप अपने बिहार राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, या फिर मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, भारत के किसी भी राज्य से आप अगर अपने राज्य का नाम बदलना चाहते हैं तो आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, हमारे हाथ में राज्य का नाम बदलना नहीं है। ये केवल और केवल कौन कर सकता है? संसद ही कर सकती है। संसद कानून बनाकर ही राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्य के गठन करने का उल्लेख भी अनुच्छेद 3 में, और नए राज्य का गठन भी संसद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, संसद में इस संदर्भ में जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा तो विधेयक लाए जाने से पहले राष्ट्रपति इस संदर्भ में संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेगा। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे राजस्थान का नाम बदलकर हम कुछ भी करना चाहते हैं, मरु प्रदेश करना चाहते हैं, तो इस बारे में अगर संसद में कोई बिल लाया जाएगा तो बिल लाने से पहले राष्ट्रपति राजस्थान राज्य से पूछेगा कि भाई हम आपके राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, उनके विचार जानेगा। दोस्तों, विचार चाहे कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का नाम नहीं बदला जाए, हम चाहते हैं हमारे राज्य का नाम बदला जाए, हमारे विचार केवल जाने जाते हैं। विचारों को मानना या ना मानना संसद के ऊपर निर्भर है। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पिछले 8-9 वर्षों से पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं, वो अपना राज्य का नाम बदलना चाहता है। पहले उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का नाम पश्चिम बंग कर दीजिए। वर्ष 2018 में उन्होंने प्रस्ताव पारित करके भेजा कि हमारे राज्य का नाम बंगला कर दीजिए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संसद ने ऐसा नहीं चाहा। संसद में इस संदर्भ में जब भी कोई बिल लाया जाएगा तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय जरूर लेंगे। राय को मानना नहीं मानना किसके ऊपर निर्भर करता है? संसद पर निर्भर करता है। तो हरीश कह रहे हैं बंगाल, यस एकदम सही है। भावी प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल की राय मानना जरूरी नहीं है, एकदम सही बात है। अलग राज्य बनाने का भी उल्लेख इसमें है क्या? नए राज्य का गठन करने का मतलब सुधा जी अलग राज्य बनाने का ही होता है, तो वो इसमें दे रखा है। शिल्पा जी कह रही है कि तेलंगाना का गठन, यस, आंध्र प्रदेश की विधानसभा से, आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से राष्ट्रपति जी ने राय ली थी कि क्या आपके राज्य का विभाजन कर दिया जाए। पता है क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने कहा कि हमारा राज्य का विभाजन नहीं किया जाए। आप लोग जानते हैं इसके बावजूद भी विभाजन कर दिया गया, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आ गया। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संबंधित राज्य से विचार जाने जाते हैं, मानना नहीं मानना किसके ऊपर डिपेंड करता है? संसद के ऊपर डिपेंड करता है।
तो बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सर आज तक किसी राज्य का नाम बदला क्या? अरे क्या पूछ रहे हैं माया जी, उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओडिशा किया है ना। कितने कई सारे राज्यों के नाम बदले हैं। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया है ना। बहुत सारे राज्यों के नाम बदले हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर हमने उत्तर प्रदेश किया है ना। ये कई सारे राज्यों के नाम बदले। नहीं, बेंगलुरु इसके अंतर्गत नहीं आएगा समिता जी, बेंगलुरु नहीं आएगा। बेंगलुरु एक प्रदेश है, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। सॉरी, बेंगलुरु एक स्थान है, एक राज्य का स्थान है। हम राज्यों के और संघ शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। जोधपुर का नाम बदलकर जोधाना कर रहे हो, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर रहे हो, या फिर बेंगलोर का नाम बेंगलुरु कर रहे हो, पुडुचेरी का नाम बदलकर पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर रहे हो, इसमें बड़ा अंतर है। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर रहे हो, इसमें अंतर है। उड़ीसा एक राज्य है, पांडिचेरी एक संघ शासित प्रदेश है। इसलिए ये जो परिवर्तन होंगे ये परिवर्तन तो उनके थ्रू होंगे, लेकिन बेंगलुरु का नाम बंगलुरु, मद्रास का नाम चेन्नई, कलकत्ता नाम कोलकाता करने में संसद नहीं करती है, ये अपना अपना राज्य करता है। जोधपुर का नाम बदलकर जोधाना करना है, जोधपुर का नाम बदलकर मारवाड़ करना है, इस संदर्भ में संसद की भूमिका नहीं होती है, इस संदर्भ में संबंधित राज्य ही करता है। मैं बात कर रहा हूं राज्य या संघ शासित प्रदेश के नाम के संदर्भ में, शहरों के नाम के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र का नाम तो महाराष्ट्र शुरू से ही था मूलचंद जी। पहले बॉम्बे था, तो पहले तो बॉम्बे था, तब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों साथ में थे। बॉम्बे के जब टुकड़े किए गए तो नया राज्य एक महाराष्ट्र बना, एक गुजरात बना। तो बॉम्बे का नाम चेंज होकर महाराष्ट्र नहीं हुआ है, वो तो राज्यों का बॉम्बे का विभाजन हुआ है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, शिल्पा जी कह रही है कि बेंगलोर स्टेट नहीं है, बेंगलोर एक शहर है। तो अनुच्छेद 3 आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत ढंग से ध्यान रखना। हाँ, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हो, यस संतोष ने कहा उत्तराखंड का नाम बदला है, बहुत बढ़िया, उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ है। ये सब बातें ध्यान रखना है। देखिए, आप मुझे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकते हो कि जम्मू कश्मीर में राय लीग नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का जो विभाजन हुआ उसको हम लोग अलग टॉपिक के रूप में लेंगे। फिलहाल अनुच्छेद 3 क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब मैं आपको जिलों के नाम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आते, मैं बार बार यही कह रहा हूं। प्रयागराज का नाम चेंज हुआ, इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वो एक राज्य का हिस्सा है। अब ओरिजिनल अनुच्छेद 3 क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। ये ओरिजिनल अनुच्छेद 3 आपके सामने है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज, ये एक नया प्रयोग कर रहे हैं तो आखिर आपको समझ में आ सके। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में या नामों में परिवर्तन संसद करेगी, संसद विधि द्वारा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं। फिर देखिए क्या क्या लिखा, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। एक, किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का गठन, नए राज्य का निर्माण। ये पहला हम लोगों ने पढ़ा। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। 2, संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। नंबर 4, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इन 5 बातों का उल्लेख अनुच्छेद 3 में कर रखा है दोस्तों। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न होता है मेरे हिसाब से। चलिए, अब हम लोग लास्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 4। दोस्तों, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 किसी बाहरी प्रदेश को भारत में मिलाना और अनुच्छेद 3 जो अभी आपने पढ़ा, ये जितने भी परिवर्तन होंगे, ये सब परिवर्तन जो होंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे। इनके ऊपर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 क्या है वो अगला टॉपिक अपना रहेगा, ब्रेक के बाद हम उस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जरा देखिएगा, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 जो अभी आपने पढ़ा और अनुच्छेद 3, इसमें जो भी परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, वो सामान्य बहुमत से होंगे। सामान्य बहुमत क्या होता है, अनुच्छेद 368 क्या है, वो ब्रेक के बाद हम लोग संविधान संशोधन की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक
चीज़ शेयर करना चाहता हूं। अनुच्छेद 4 आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। अनुच्छेद 4 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अनुच्छेद 4 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 2 के तहत किसी बाहरी प्रदेश को हमने भारत में मिलाया, या अनुच्छेद 3 के तहत हमने नए राज्य का गठन किया, जैसे तेलंगाना बनाया। संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए, जैसे हमने उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओडिशा किया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये है अनुच्छेद 4 में उल्लेख। अब दोस्तों 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 4 को वापस, और पढ़ेंगे संविधान में संशोधन कैसे होता है। ठीक है, तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद में आपसे वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।